आप देख रहे हैं अस्तित्व की तलाश भाग 1। काश कि मैं भी स्वार्थी होती औरों की तरह। काश कि मैंने भी अपने बारे में सोचा होता, सिर्फ परिवार के बारे में ना सोचकर अपने अस्तित्व की भी कल्पना कर खुद को औरों पे कुर्बान ना किया होता, तो शायद मेरा भी हश्र ये ना होता जो आज है। मेरी कहानी शुरू होती है वॉलीबॉल के खेल के मैदान से। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए पूरे उत्साह से लबरेज हो मैदान में उतरने को तैयार थे। तभी कोच ने आवाज लगाई, अंजना, तुम कॉर्नर साइड पे रहना और मैच को संभालना। अंजना, जी सर। कोच, बाकी सभी खिलाड़ी अंजना को सपोर्ट करेंगे। सभी ने हामी भरी। मैच शुरू हुआ। दोनों टीमों में कांटे की टक्कर चल रही थी। दूसरी टीम का कप्तान माधव था, जो काफी उम्दा खिलाड़ी था, जबकि मेरी टीम की कप्तान मैं थी, अंजना। शुरू से ही खेलने में काफी दिलचस्पी थी। वैसे तो सभी खेलों में रुचि थी, पर साइकिलिंग, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल में ज्यादा ध्यान और दिमाग लगता था। इन खेलों में कई मेडल्स भी जीते थे। परिवार थोड़ा रूढ़िवादी धारा का था, जो खेलने कूदने को समय की बर्बादी और पढ़ने को जरूरी समझता था। मगर फिर भी मुझे खेलना और इसी में अपना नाम रोशन कर करियर बनाना था। मैच तो मेरी टीम ने जीत लिया, पर माधव मैच के साथ अपना दिल भी हार बैठा। माधव कदकाठी में बड़ा ही सजीला नौजवान था। उसकी नशीली आंखें किसी को भी डुबोने के लिए काफी थी। वो मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। कई बार चोर नजरों से इशारा भी किया उसने, पर घर में माहौल बहुत ही स्ट्रिक्ट था। लड़कों से बात करना भी अलाउड नहीं था, इसीलिए बात करने के ख्याल से भी डर जाती थी। मैच जीतने का फायदा ये हुआ कि मेरी टीम स्टेट लेवल क्वालिफाई कर गई और हमें सहरसा में स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया। स्कूल कॉलेज तक तो खेलने देने में घर की अनुमति बड़ी मुश्किल से मिली थी। अब बाहर जाने के लिए तो दीवारों से सर टकराने जैसा था। सोचा कोई अच्छा सा माहौल देखकर पापा से बात करूंगी, शायद मान जाएं। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। पापा बागवानी में सुबह से लगे हुए थे। उनकी आदत थी प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे उठकर सभी बच्चों को पढ़ने के लिए उठाना और सैर को निकल जाना। वापस आकर फिर से बच्चों की हरकतों पे नजर रखना कि कौन क्या कर रहा है। 4 बहन और एक भाई में चौथे नंबर पर थी। सबसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में मस्त थी। उससे छोटी बहन का पढ़ने में कम ही वास्ता था। घर के कामों में माँ का हाथ बटाती थी। 2 बहनों के बाद भाई तीसरे नंबर पर था, जो इकलौता होने के कारण लाड प्यार में पल रहा था। जो चीज जब मांगता हाजिर हो जाता उसके सामने, इसीलिए पढ़ने में ध्यान ही नहीं देता था। मुझे पढ़ने का शौक तो था, पर खेलना ज्यादा भाता था। घर में मैट्रिक परीक्षा में पहली औलाद थी जो पहले दर्जे से पास हुई, इसीलिए पुरस्कार के रूप में पापा ने साइकिल खरीद दिया था। मेरे से छोटी एक बहन थी जो पढ़ने में ज्यादा ध्यान देती थी। सुबह की सैर के बाद पापा की बागवानी शुरू होती थी, क्योंकि रविवार को छुट्टी होती थी। बागवानी करने के बाद उनका मूड बहुत अच्छा रहता था, इसीलिए मैंने यही समय ठीक समझा अनुमति लेने के लिए। मैं, पापा, कल मेरी टीम ने मैच जीत लिया। पापा, वाह, शाबाश बेटा, पर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। पढ़ाई काम देती है जीवन में, खेल कूद नहीं। मैं, पापा, पर मैं पढ़ाई भी तो मन लगा कर करती हूँ, तभी तो फर्स्ट क्लास से मैट्रिक पास हुई और इंटर में भी अच्छे नंबर लेकर आई हूँ। पापा, वो तो ठीक है, मगर कॉलेज में भी पढ़ना पड़ता है पास होने के लिए। मैं, पापा, मेरी टीम स्टेट लेवल खेलेगी। पापा, अच्छा, तो तुम भी खेलोगी क्या? मैं, हाँ पापा, और मुझे सहरसा जाकर खेलना होगा। पापा चौंकते हुए, क्या? मैं, पापा, प्लीज जाने दीजिए ना। मैंने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया। पापा, नहीं, तुम अकेले बाहर नहीं जाओगी। समाज क्या कहेगा? लड़की को इतनी छूट दे रखी है कि अकेले घूमती फिरती रहती है। मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी समाज के आगे। मैं, माँ, प्लीज पापा को समझाओ ना। माँ की तरफ देखते हुए, माँ, मैं क्या बोलूं तुम दोनों के बीच, मेरी सुनता ही कौन है? ना तुम, ना तेरे पापा। शादी की उम्र हो गई है और उछलती फिरती है। मैं,
इस आखिरी बार जाने दीजिए पापा, फिर कभी नहीं जाऊंगी पक्का। और आप लोग जो कहेंगे मान लूंगी, शादी भी कर लूंगी। पापा, पर अकेली कैसे जाएगी? मैं, अकेली कहाँ, मेरे साथ और खिलाड़ी भी तो हैं और कोच सर भी तो रहेंगे। पापा, तुम्हारी कोई सहेली जिसे हम जानते हो तो बताओ, जो तुम्हारे साथ जा रही हो। मैं, हाँ वो चंद्रा है ना, स्ट्रीट नंबर 4 वाली, वो भी तो रहेगी साथ में। पापा, ठीक है फिर पहली और अंतिम बार चली जाओ, पर देखो लड़कों से दूर ही रहना, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मेरी नाक मत कटवाना। वैसे जाना कब है? मैं, पापा आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू पापा, इस महीने की 10 तारीख को। पापा, ठीक है जाने की तैयारी कर लो। मैं, थैंक यू अगेन पापा। चंद्रा और मैंने मिलकर सहरसा जाने की तैयारी कर ली। ट्रैक सूट, जूते, कुछ खाने का सामान, कपड़े और रोजमर्रा की ज़रूरी चीज़ें, सभी कुछ याद से पैक कर लिया। 10 तारीख को ठीक 8 बजे हम स्टेशन पहुंच गए। कोच सर और दूसरे सभी खिलाड़ी भी स्टेशन पहले से पहुंच गए थे। ट्रेन 8:30 बजे सुबह की थी। सभी आरक्षित सीटों पर बैठ गए। यहाँ बताते चलूं कि कहानी फ्लैशबैक में चल रही है, जो करीब 30 साल पहले की पृष्ठभूमि को प्रदर्शित कर रही है। हमारे कॉलेज से जो टीम जा रही थी, उसमें 6 मुख्य खिलाड़ी और 3 अतिरिक्त खिलाड़ियों के साथ कोच सर भी थे। माधव की टीम चूंकि हार चुकी थी, तो वो लोग नहीं जा रहे थे। ट्रेन अपने राइट टाइम पर चल पड़ी। अभी कुछ दूर पर ही गई थी। अगले स्टेशन पर हमारी बोगी में माधव चढ़ा। हम लोग उसे देखते ही चीख पड़े, माधव तुम यहाँ कैसे और क्यों? माधव, दरअसल मेरा घर यहीं है, 2 दिन पहले आया था। कल खबर मिली कि नानी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो उन्हें देखने सहरसा नानी के घर जा रहा हूँ। ये सुनते ही मानो मेरे मन में जैसे लड्डू फूटने लगे, पर चुप रहना ही उचित समझा। उधर माधव भी मुझे खेलते हुए देखने की जुगत लगाए बैठा था। करीब 7-8 घंटे के सफर के बाद हम आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। रास्ते में माधव और खिलाड़ियों के बीच इधर उधर की बातें तो हुई, पर हम दोनों की सिर्फ नजरें ही टकरा पाई। होंठ खामोश ही रहे। कोच सर ने एक गेस्ट हाउस में कुछ कमरे बुक किए हुए थे, ताकि हम लोग फ्रेश हो सके और रात में ठहर सके। मैं और चंद्रा एक ही कमरे में रुके थे। चंद्रा को माधव और मेरे बीच अंकुरित हो रहे एहसास की खबर ना जाने कैसे लग गई। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। चंद्रा ने आखिर मुझसे पूछ ही लिया, माधव यहाँ तुम्हारे लिए आया है ना? मैं क्या जानूं? उसने जो कहा तुमने नहीं सुना था क्या? अपनी नानी को देखने आया है। चंद्रा, वो तो औरों को सुनाने वाला जवाब था, तो क्या मैं औरों में नहीं हूँ? चंद्रा चुटकी लेते हुए मेरी तरफ, उसका झुकाव और उसकी नजरों में प्यार दिखा है मुझे। मैं झेपते हुए, धत पगली, वो इतना हैंडसम राजपूत बंदा मुझे ऐसी साधारण मिडिल क्लास और बैकवर्ड लड़की को क्यों पसंद करेगा? चंद्रा, प्यार चेहरा, हैसियत और जात देखकर नहीं होता। मैं, पर कुछ तो बात होनी चाहिए ना प्यार होने के लिए। चंद्रा, तेरा टैलेंटेड होना काफी नहीं क्या? खेल कूद में, पढ़ाई में, और अपने आप को किस एंगल से देखती है? तो खूबसूरत भी तो है, फिर क्या जात और हैसियत क्या? यार अच्छा, वो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पर इस रिश्ते को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। लव मैरिज तो दूर, लड़कों से बात भी तो नहीं कर सकते। फिर पापा ने सख्त हिदायत देकर भेजा है, मैं कैसे उनके विश्वास को तोड़ दूं? चंद्रा, अगर वो तुमसे बात करना चाहे तो मना कर देगी? मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। चंद्रा, खैर छोड़, चल जल्दी से फ्रेश होकर कुछ खा आते हैं, शाम हो गई है, थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। मैं, ठीक है। शाम को सभी खिलाड़ी और कोच सर पास में बने पार्क में घूमने गए। पार्क काफी बड़ा था, जिसमें कई तरह के फूल पौधे लगे हुए थे। एक छोटा सा तालाब भी था, जिसमें बोटिंग की सुविधा भी थी, लेकिन शाम का समय होने के कारण वो बंद हो गई थी। मैं और चंद्रा उसी तालाब के किनारे बने रेस्टिंग चेयर पर बैठ गए। बाकी सभी खिलाड़ी इधर उधर घूम रहे थे। चंद्रा, तूने क्या सोचा है अपने बारे में? मैं, मतलब? चंद्रा, आगे खेलना है या पढ़ाई पूरी करनी है? मैं, यार इस बार तो पापा को बहुत मुश्किल से यहाँ आने को मना पाई हूँ। अंतिम बार,
अब वो लोग आगे नहीं मानेंगे। मेरा खेलना वेलना सब बंद। आगे तो बस अब शादी ही करनी पड़ेगी। इसी बार तो आने इसी शर्त पर मिली है कि शादी कर लूंगी। माँ को भी तो मेरा खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं जो मेरी तरफदारी करे। पता नहीं किस दौर और घर में पैदा हो गई मैं। चंद्रा और माधव का क्या? मैं आज तक औपचारिक बातों के अलावा कुछ भी बात तो नहीं हुई है उससे। पता नहीं सिर्फ आकर्षण है या कुछ और। चंद्रा, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है मैंने। मैं दिखा तो मुझे भी है, पर जब तक बोला ना जाए क्या पता किसी को। और अगर बोल भी दिया तो आगे क्या? मेरे माँ पापा कभी राजी नहीं होंगे, इसीलिए इसका ख्याल ही बेकार है। अभी हमारी बात चल ही रही थी कि पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो कोच सर थे। चलो लड़कियों, रात होने को आ गई है, खाना खाकर सोना है और अगले दिन मैच के लिए स्ट्रेटेजी भी तो डिस्कस करनी है। सभी खिलाड़ी गेस्ट हाउस में आ गए और डिनर टेबल पर मैच की रणनीति तय करने लगे। थोड़ी देर के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरी थी। दोनों टीमों को चीयर अप करने के लिए लोग आए हुए थे। मैच शुरू हुआ। दोनों टीमें जोश से भरी हुई थी। मुझे उम्मीद थी कि माधव जरूर आएगा, तो मेरी नजरें हर तरफ उसे ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। तो मैं मैच पे कंसंट्रेट करने लगी। शुरू में सामने की टीम पॉइंट्स पे पॉइंट स्कोर कर रही थी। ऐसा लगा कि मेरी टीम पिछड़ रही है। तभी ऑडियंस से एक आवाज़ आई, कम ऑन अंजना एंड टीम, यू कैन डू इट। आवाज़ जानी पहचानी थी। नजरें जब दर्शक दीर्घा में कोर्ट के ठीक सामने वाली सीट पर गई तो देखा माधव का ऊर्जा से भरा उत्साहित का कर देने वाला चेहरा। उसे देखते ही बाँछें खिल गई। दिल और दिमाग जोश से भर गया और इसी उत्साह में मैच को खेलना शुरू किया। देखते ही देखते हमारी टीम बस 2 पॉइंट से पीछे रह गई। तभी 1 मिनट का स्ट्रैटेजिक ब्रेक हुआ। कोच सर ने रही सही कसर पूरी कर दी। नई स्फूर्ति देने के लिए सभी खिलाड़ियों को गाइड किया और ऑल द वेरी बेस्ट बोलकर कोर्ट में भेजा। माधव भी हमारी टीम को चीयर अप करने शायद मुझे देखने आया था, और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी बात और सौगात ईश्वर ने मुझे दी। आखिर कड़ी टक्कर के बाद हमने मैच जीत ही लिया। मुझे मैन ऑफ द मैच मिला और हमारी टीम स्टेट लेवल फाइनल्स में पहुंच गई। कोच सर ने आकर हम सबको खूब सराहा और बधाइयाँ भी दी। शाम को जब हम टहलने पार्क में गए तो मुझे अकेला देख माधव मेरे पीछे आया। माधव, बहुत बहुत बधाई। मैं, थैंक यू, पर तुम यहाँ कैसे? माधव, सच कहूँ या झूठ? सच। माधव, तुमसे मिलने और तुम्हें खेलते और जीतते देखने आया हूँ। मैं शर्माते हुए, ये क्या कह रहे हो? माधव, सच में, जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। क्या मुझसे शादी करोगी? मैं डरी और घबराई हुई सी। माधव, मुझे तुम पसंद हो मगर। माधव, मगर क्या? मैं, तुम ठहरे राजपूत घराने से और मैं पिछड़ी जाति की। हमारा समाज और मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे। माधव, मानेंगे तो मेरे घर वाले भी नहीं। मैं, तो फिर आगे सोचने से कोई फायदा ही नहीं है। माधव, चलो कहीं भाग चलते हैं। मैं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मेरे पापा ने अपनी इज्जत का वास्ता देकर और मुझ पर विश्वास करके ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मेरी शादी हो जाएगी। इसी शर्त पर मुझे यहाँ आने की अनुमति मिली है। ये लम्हे मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हे होंगे, जिसे भूलना मेरे लिए बहुत ही कष्टकर होगा। जानते हो ना, एक कहावत है, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता उनसे मोहब्बत भी कमाल की होती है। माधव, अंजना, एक बार अपने बारे में सोचो तो सही। मैं, माधव, मैं स्वार्थी नहीं हो सकती, ये मेरी फितरत में नहीं है। तुम तो मुझे समझो। माधव, ठीक है, मगर जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम मुझे आवाज़ ज़रूर देना। मैं, ये संभव नहीं। जब एक बार मेरी शादी हो गई तो ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन दिल का एक कोना तुम्हारे लिए हमेशा महफूज रहेगा। माधव, ठीक है, तुमसे अलविदा होता हूँ फिर, लेकिन बहुत ही भारी मन से। मैं, अलविदा। माधव अंजना की ज़िंदगी में आया तो था,
2 पल के लिए, मगर दे गया वो हसीन एहसास जो हर वक्त उसे अंदर से उद्वेलित करने के लिए काफ़ी था। ये खूबसूरत ख्याल कि कोई तो उसके साथ हमेशा है, जिसके दिल में उसके लिए प्यार भरा हुआ है, जिसकी यादों के सहारे वो खुश रह लेगी, जिसके ना होने पर भी होने का एहसास मन को गुदगुदाता रहेगा, जैसे उसने सारा जहां पा लिया हो। शायद यही प्यार है, ना पाकर भी सब कुछ पा लेना। उसके बाद वो चला गया और मैं बाकी के मैच खेलकर घर वापस आ गई। पापा और घर में बताया कि मैच हम लोगों ने जीत लिया है, तो इन लोगों पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा मुझे ही मेरी शर्त याद दिलाने लगी, शादी वाली। 6 दिनों तक तो सब सामान्य सा चलता रहा। फिर एक दिन पता चला कि अपने समाज जाति के एक लड़का और उसकी माँ हमारे घर आ रहे हैं। यहाँ बता दूं कि लड़का भी खिलाड़ी था, अपने ज़िले की क्रिकेट टीम का कप्तान। गुड लुकिंग पर्सनैलिटी वाला, स्टाइलिश इतना कि उसके दोस्त उसे पोजर बुलाते थे, लेकिन उम्र में मुझसे लगभग 10 साल बड़ा। उसके सिनेमा घर में कैंटीन थी। नाम था मनोज। अपनी माँ का दुलारा, माँ के इशारे पे चलने वाला, बिल्कुल बेटा फिल्म के अनिल कपूर की तरह। माँ दिन को रात कह दे तो रात, और रात को दिन कहे तो दिन। मैंने अपनी जिंदगी में वैसा शख्स नहीं देखा। खैर, उस दिन मुझे घर पर ही रहने को कहा गया था। मुझे साफ साफ तो नहीं बताया गया था कि वो लोग शादी के लिए ही देखने आ रहे हैं, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था। माँ सुबह से ही चाय नाश्ते और खाने का प्रबंध कर रही थी और मुझे नहा धोकर अच्छे से तैयार होने को कहा गया। तभी समझ में बात आई थी। लगभग 10 बजे सुबह ही दोनों लड़का और उसकी माँ घर आ गए। माँ और भैया ने दोनों का स्वागत किया। पापा ड्यूटी गए थे, बोल करके जल्दी घर आ जाऊंगा। चाय नाश्ता करने के बाद इधर उधर की बातें हुई। तभी पापा भी आ गए। पापा, माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा वक्त लग गया आने में। लड़के की माँ, कोई बात नहीं, हम लोग भी कुछ देर पहले ही आए हैं। पापा, वैसे सिद्धेश्वर जी लड़के के पिता नहीं आए? दया जी, लड़के की माँ, नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो कहीं आते जाते नहीं हैं। मेरे तीनों बेटों ने ही घर संभाला हुआ है। बातचीत में पता चला कि लड़का 3 भाई हैं और एक बहन। 2 भाई इलाहाबाद में सेटल्ड हैं। बड़े भाई की शादी हो चुकी है। बहन सबसे बड़ी है, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ भी आई गई है। उनका बिजनेस भी इलाहाबाद में ही था। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ था। बहनों ने ही सालों को सेटल करवाया था। सिद्धेश्वर जी कंपनी में इंजीनियर थे, काफ़ी क्वालिफाइड, रिटायर, रशिया रिटर्न। पूरे समाज में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से दिमागी हालत खराब हो गई थी और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर घर में ही रहते थे। सारा काम दया जी ही संभालती थी, घर बाहर सब कुछ, छोटे बड़े सारे फैसले वही लेती थी। पापा, घर में अभी कौन कौन है? दया जी, मैं, मनोज, इसके पापा और राजू, मंझला बेटा जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी, कभी कभी आता जाता रहता है। माँ मजाक के इरादे से, राजू की शादी नहीं करेंगी, पहले मनोज की ही शादी करेंगी क्या? दया, राजू को कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही और कहता है कुछ साल और रुकने को। घर और बाहर दोनों मुझे ही देखने होते हैं, तो मनोज से पूछा घर देखने वाली ले आऊं? ये तैयार हो गया तो सोचा इसी की शादी करा दूं। वैसे भी ये मेरी कोई बात नहीं टालता, बहुत अच्छा बेटा है, भगवान सबको ऐसा बेटा दे। बातचीत से दोनों माँ बेटे बहुत अच्छे लगे। घर का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि किचन से गेस्ट रूम बिल्कुल सीधी लाइन में था। गेस्ट रूम से का पर्दा थोड़ा सा भी हटता तो किचन साफ दिखता था। मैं किचन में चाय बना रही थी और गेस्ट रूम के सोफे पर वो बैठी थी। जब भी पंखे के झोंके से पर्दा उठता मेरी नज़र उनसे टकरा जाती। वो लगातार मुझे ही देख रहे थे। कमरे से तभी माँ की आवाज़ आई, चाय बन गई हो तो लेते आना अंजना। जी माँ जी, और मैं चाय लेकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। चाय लेकर जब गेस्ट रूम में गई तो सबने बैठने को कहा। दया, बैठो बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? मैं, जी अंजना। दया, कहाँ तक पढ़ी हो? मैं, स्नातक पार्ट 2 में हूँ। दया, खाना बनाना जानती हो? मैं, जी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। दया, हम लोग तो खाने के बहुत शौकीन हैं, नॉनवेज बनाना जानती हो?
मैं मन में बुदबुदाते हुए, मेरे घर में तो महीनों नॉनवेज नहीं बनता, फिर कहाँ से जानूंगी? दया, तुमने क्या कहा बेटी? मैं, जी कुछ नहीं, वो घर में पापा नहीं खाते नॉनवेज, इसीलिए कम ही बनता है, पर बनाना जानती हूँ। दया, हमारे घर में तो हर दूसरे दिन नॉनवेज बनता है। मैं मन में, चलो अच्छा है, खाने को मिलेगा वहाँ नॉनवेज। दया, लड़के की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हें भी कुछ पूछना है मनोज? मनोज, नहीं माँ। दया, अंजना तुम्हें भी कुछ कहना है बेटा? मैं, जी नहीं। फिर भैया और छोटी बहन ने मिलकर सबको खाना खिलाया और विदा किया। जाते जाते उन लोगों ने मुझे पसंद करने का इशारा दे दिया था। ना उन्होंने मेरे शौक, करियर, पसंद नापसंद या सपनों के बारे में पूछा, ना मैंने बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा खेलना कूदना शादी के बाद बंद हो जाएगा और शायद आगे बढ़ना भी। उस दौर में हमारे समाज में शादी का मतलब इच्छाओं, आकांक्षाओं, ख्वाहिशों की तिलांजलि देकर चूल्हा चौका संभालना और बच्चे पैदा कर गृहस्थी संभालना तक ही सीमित था। यही मेरी दुनिया भी होने वाली थी, बाकी दो बहनों की तरह। बहरहाल घर में सभी मुझे चिढ़ाना शुरू कर चुके थे, छोटी बहन और भाई भी। मेरे लाडो की आएगी बारात की ढोल बजाओ जी, मेरी बन्नों की आएगी बारात। शादी का मुहूर्त 3 महीने बाद का निकला। इस बीच लड़की के बहनों और भाई लोगों का भी घर पे आना जाना हुआ। दहेज की बात, शादी के कार्ड की डिजाइन, बारातियों के ठहरने की व्यवस्था, खातिरदारी और ना जाने कितने विषयों पर चर्चा के लिए मैं घर में सबसे ज्यादा करीब अपनी छोटी बहन के थी, क्योंकि दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और घर में मैं और छोटी बहन ही ज्यादा समय साथ में रहे। कहने को तो वो मुझसे 5 साल छोटी थी, लेकिन एक सहेली की तरह साथ रहते थे। लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, रोना हंसना, सब कुछ तो करते थे। उस वक्त मेरी उम्र 19 साल की थी और छोटे की 14 साल की। उसी साल फिल्म हम आपके हैं कौन रिलीज हुई थी और शादी में उस फिल्म के गाने खूब बजते थे और शारदा सिन्हा के शादी वाले गीतों का तो क्या ही कहना। भाई तो हर दिन टेप रिकॉर्डर पर शादी के गाने बजा देता था और मुझे चिढ़ाता। घर में पूरी तरह से शादी वाला माहौल छा गया था। अदौरी तिलौरी बनाने और सुखाने में मां लगी रहती। शादी की खातिरदारी में और तैयारी में 3 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। शादी में मेहमानों का आना शुरू हो गया। सभी बहनें घर आ गई थी। पूरा घर मानो खुशियों की शहनाइयों से गूंज उठा। शादी की सारी रस्में एक एक करके होने लगी। उस वक्त आज के ज़माने की रस्मों से इतर, मटकोर, हल्दी, कलश, कुआं, पूजा, देव पूजी आदि अनेक रस्में हुआ करती थी। अब तो शादी की रस्मों पर भी आधुनिकता का रंग चढ़ गया है। बस हल्दी, संगीत और मेहंदी तक ही सीमित रह गई हैं। लड़के वालों की तरफ से लगभग 600 बाराती आ रहे थे और लगभग 400-500 लोग सराती तरफ के भी थे। हमारा समाज बहुत बड़ा था और सबका आना जाना भी था। मेरे घर में सिर्फ मेरी शादी ही सबसे ज़्यादा धूमधाम से हुई। सबसे बड़ी बहन की शादी तो गांव में हुई थी, जब मैं बहुत छोटी थी। उससे छोटी बहन की शादी में सिर्फ जयमाला हुआ था, क्योंकि लड़के वालों की यही डिमांड थी। हमारे घर में जैसे लड़के वालों ने फरमाइश की, वैसे ही पापा ने शादी की रस्मों की। मेरी शादी में पापा ने हर इवेंट बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। उस दौर में एक मिडिल क्लास पिता जो भी सबसे अच्छा कर सकता था वो मेरे पापा ने किया। ससुराल वालों की हर डिमांड पूरी की, लेकिन उन लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा था, तो कसर रह ही गई, जिसका ताना हर वक्त मुझे मिलता रहा। आज भी जब एल्बम में उन तस्वीरों को देखती हूँ तो खो सी जाती हूँ। जयमाला के समय दुल्हा और दुल्हन इतने खुश नजर आते हैं। उन्हें क्या पता आने वाला पल और समय क्या क्या रंग और रूप दिखाएगा। के बाद मैं विदा होकर ससुराल आई। घर में सभी मेहमान अभी रिसेप्शन तक रुकने वाले थे। इकलौती ननद और उनकी 3 बेटियां जो बहुत ही अमीर घराने की थी। उनका पहनावा और स्टैंडर्ड देखकर मुझे गिलानी होती कि कभी कभी वैसे नंदोई जी बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे। घर देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, बस बेटी ही अच्छे घर से थी। 2 दिन बाद रिसेप्शन हुआ। रिसेप्शन के लिए एक अच्छा सा होटल बुक किया गया था। सब कुछ बड़े सलीके से ऑर्गेनाइज किया गया। मेरे घर के लोगों को भी इनवाइट किया गया, लेकिन सिर्फ छोटी बहन और भाई आए।
पापा तो बेटी के घर का पानी भी हराम समझते थे। ये उनका उसूल था और ताउम्र किसी बेटी के घर का पानी भी नहीं पिए। हालांकि ये रूढ़िवादिता का परिचायक है, पर वो तो थे पापा उसूलों के पक्के। रिसेप्शन में भी और मेरे भाई बहन बहुत असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों का पहनावा उनके स्टैंडर्ड का नहीं था। खैर, रिसेप्शन के बाद सभी घर वापस आ गए। 2-3 दिन बाद ननद का परिवार और जेठ जेठानी इलाहाबाद चले गए। घर में सिर्फ मैं, मेरे पति, सास ससुर जी रह गए। मैंने चूल्हा चौका संभाल लिया। कुछ दिन तो सब कुछ अच्छे से चलता रहा, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ससुर जी की तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि ज़रूरत भर ही बोलते, अपना क्रियाकर्म कर ले यही बहुत था। हाँ, शाम को दूध लाने का काम उनका था। एक्सीडेंट की वजह से दिमाग थोड़ा खराब हो गया था और सेंस भी कम ही काम करता था। इसी का फायदा सास ने उठाया। सारे पैसे जायदाद अपने नाम कर ली थी, खुद ही बाहर का काम अपने ढंग से करती। बेटे को तो जैसे अपने काबू में किया हुआ था। अब बहू पे अपना कंट्रोल करने को आतुर हुई। घर में हर काम में इंटरफेयर करना, खाना कैसा बनाना, सब्जी खराब है, तेल ज़्यादा है, नमक कम है, ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों बनाया, और न जाने क्या क्या। हद तो तब हो गई जब दया जी ने अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो जैसे घर आते मेरे दिन भर की शिकायत लेकर बैठ जाती। बहू ने आज ऐसा किया, बहू ने आज वैसा किया। खुद बिल्कुल घिनौनी हरकतें करती थी, जैसे टॉयलेट रूम में ही पीने का ग्लास धो लेना, कपड़े धो लेना, कई दिनों तक नहीं नहाना, और ना जाने क्या क्या। बेटा ऐसा कि माँ की हर बात सही मान लेता। उसे तो बस अपने स्टाइल से मतलब था और माँ की सेवा करवाने से। वो और उसकी माँ ने मेरे रूप में एक नौकरानी, एक बंधुआ मजदूर को घर ले आया था, साथ में दहेज के साथ। इसे कहते हैं फायदे का सौदा। सुबह से शाम तक खाना बनाना, कपड़े बर्तन झाड़ू, सास के पैर दबाना, ससुर की हर ज़रूरत का ख्याल रखना और बहुत कुछ। यही काम था मेरा, और उस पर हर छोटी बात पे सास का ताना मारना। माँ ने कुछ सिखाया नहीं, बाप ने कुछ नहीं दिया, कंगाल परिवार वाले सब। एक दिन भी पति पत्नी को चैन से नहीं रहने दिया। कुछ दिन बाद तंग आकर मैंने पति से कहा, मैं शादी के 4-5 महीने हो गए हैं, क्यों ना हम कहीं घूमने चले। मनोज, माँ से पूछा है। मैं, वो तो तैयार ही नहीं होंगी। मनोज, तो फिर कैसे चले। मैं गुस्से में, तो ऐसा कीजिए, आप अपनी माँ के साथ ही चले जाइए। आज मुझे एक बार फिर माधव की बात और याद बहुत सताने लगी। मन ही मन सोचा, क्यों मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी और समाज के सामने अपने परिवार की नाक बचाने के चक्कर में अपने बलि चढ़ा दी। उसके बाद मैंने अपने दिल को फिर समझाया कि अब क्या ही किया जा सकता है जब तीर कमान से छूट चुका हो। कुछ दिनों तक सब कुछ वैसा ही चलता रहा। फिर एक दिन मैं अपने पति से, एक खुशखबरी है। मनोज, क्या। मैं माँ बनने वाली हूँ। मनोज खुशी से, सच। मैं अभी ये खबर माँ को सुनाता हूँ। मैं, पर सुनाने से पहले ये भी बता देना कि मुझे मायके जाना है। मनोज, ठीक है, माँ से पूछ कर बताता हूँ। मनोज अपनी माँ से पूछने उनके कमरे में जाता है। मनोज, माँ, अंजना अपने घर जाना चाहती है। दया, फिर घर का काम कौन करेगा। मनोज, वो माँ बनने वाली है माँ। दया, तो क्या हुआ। मनोज, लेकिन माँ, रिवाज तो ये है कि पहला बच्चा पीहर में ही होता है, और उन लोगों को बताना तो पड़ेगा ना कि अंजना प्रेग्नेंट है। दया चिल्लाते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। दया जी के चिल्लाने की आवाज़ दूसरे कमरे में जा रही थी, जिसे सुनकर अंजना ने मन ही मन कुछ निर्णय ले लिया। मन ही मन मैंने मायके जाने का निर्णय ले लिया और पति के कमरे में आते ही, मैं कल अपने घर पापा के यहाँ जा रही हूँ। आपको आना है मेरे साथ तो ठीक है, वरना अकेले ही जा रही हूँ। मनोज, जब माँ नहीं बोल रही तो कैसे जाओगी। मैं गुस्से में, माँ कल को सांस लेने में भी मना कर देगी तो क्या मैं सांस नहीं लूँगी। मनोज, ये कैसी बात कर रही हो तुम आज। अंजना, क्या गलत बोल रही हूँ। क्या मैं इंसान नहीं, मेरे कुछ अरमान नहीं। क्या सिर्फ नौकरानी की हैसियत से मैं यहाँ आई हूँ। आप अपने ज़िले के क्रिकेट टीम के कप्तान हो तो मैं भी स्टेट लेवल की प्लेयर थी। मेरा करियर, पढ़ाई, सब कुछ कुर्बान करके इस घर में आई थी, इसे सपनों का घर बनाने। मगर मुझे क्या मिला, सिर्फ आंसू। आप हैंडसम हैं तो क्या मैं खूबसूरत नहीं। क्या आपके साथ घूमने फिरने का हक मुझे नहीं।
इतने दिनों में कभी आपने अपनी पत्नी का दर्जा दिया है मुझे? मनोज, क्या चाहती हो फिर? माँ से तुम्हारे लिए बगावत करूं? माँ से लड़ाई करूं तुम्हारे लिए? शादी से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। माँ के दुलारे बेटे से शादी करने के पहले सोचती तुम। शादी के लिए मना कर देती। मैं सच में बेवकूफ़ थी। लेकिन आपको भी शादी करके किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। माँ के साथ ही जिंदगी गुजार लेते। मनोज इस बात पर अंजना को एक थप्पड़ जड़ देता है। अंजना खून के आंसू पीकर रह जाती है, कुछ बोलती नहीं। सिर्फ कमरे में उसकी सिसकियों की आवाज गूंजती रहती है। अगर उस दौर में टेलीफोन होता तो शायद उसी वक्त घर पे फोन घुमाकर पापा को वहां बुला लेती। लेकिन बिना किसी संवाद के किसी तरह रोते रोते रात गुजारी। अगले दिन सुबह सुबह मैं अपने मायके अकेले ही चली गई। मुझे देखते ही सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छोटी चुटकी लेते हुए, वाह दीदी, इतने महीनों बाद हम सबकी याद आई है। पर अकेले ही क्यों आना हुआ? जीजा जी कहाँ हैं? माँ, बेटी, ससुराल से अकेले कैसे चली आई? क्या लड़कर आई हो? मैं रोते हुए, आप लोग पहले मुझे अंदर आने को कहेंगे तो ही तो कुछ बताऊंगी ना। पापा, अंदर आ जाओ बेटी, शांति से बैठो। छोटी दीदी को पानी वानी पिलाओ। फिर कुछ देर आराम से बैठने के बाद मैंने सारी बात उन लोगों को बता दी। पापा गुस्से में, ऐसे कैसे वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? मैं आज ही उन लोगों के घर जाकर बात करता हूँ। माँ, और बेटी की गलती नहीं दिखाई देती आपको? इसे क्या जरूरत थी अकेले यहाँ चले आने की, और वो भी जब माँ बनने वाली हो? उन लोगों की रजामंदी भी तो जरूरी है। कल को कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या मुंह दिखाएंगे? मैं, जब उन लोगों को मेरी फिक्र ही नहीं तो मैं वहां कैसे रहूंगी? माँ, शादी के बाद बेटी का घर ससुराल ही होता है। हम कुछ नहीं जानते। तुम पापा के साथ अपने घर जाओ और उनकी रजामंदी से ही यहाँ आना। मैं वहां नहीं जाऊंगी। पापा, माँ से, तुम थोड़ी देर चुप रहो, मुझे सोचने दो। मैं, पापा, कुछ दिन मुझे यहाँ रह लेने दीजिए। अगर वो मुझे लेने आते हैं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन खुद नहीं जाऊंगी। मुझे भी तो पता चले उनकी लाइफ में मेरी क्या अहमियत है। सभी लोगों ने इस बात पर हामी भर दी। कुछ दिन तो इस इंतज़ार में बीते कि वो मुझे लेने आएंगी, लेकिन दिन के बाद महीने बीतने के बाद उम्मीद की किरण धूमिल पड़ने लगी। धीरे धीरे माँ का व्यवहार भी मेरी तरफ रूखा होता जा रहा था। हर बात पे मुझ पर ऐसे झल्ला के बोलती जैसे मैंने कोई पाप किया हो। हर वक्त मुझे बोझ की तरह ट्रीट किया जाता था। वैसे भी घर में बेटियों को बोझ ही समझा जाता था। जितनी जल्दी अपने ससुराल बस जाए यही मंशा रहती। दो बहनें तो बस गई थी, मेरे साथ ही समस्या आ रही थी। ऊपर से मेरा प्रेग्नेंट होना खुशी के बजाय गम का माहौल ज़्यादा बनाए हुए था। आखिर कब तक मुझे अपने यहाँ वो लोग रखते? इसीलिए एक दिन पापा ने माँ से इस बात को लेकर झगड़ा कर लिया। माँ, मैं पहले ही कह रही थी गलती हमारी बेटी की है, तभी तो वो लोग इसकी कोई खबर तक लेने नहीं रहे। और सर पे चढ़ाओ इसको, खेलते खेलने कूदने की आज़ादी दो। एक भी लक्षण बेटियों वाले नहीं, सिर्फ पटर पटर बोलना आता है। ज़रूर कुछ ऐसा वैसा बोल दिया होगा इसने। पापा, बेटी की बात पर तो भरोसा करो कम से कम। क्या वो झूठ बोलेगी? और उसने क्या गलत कहा? क्या उसे घूमने फिरने का भी हक नहीं है? सिर्फ मायके ही तो आने का पूछा था। शादी के बाद बेटी क्या दुश्मन हो गई? बेटी की तकलीफ देंगे तो समाज के सामने बेइज्जत कर देंगे। माँ, बेइज्जत करने से क्या लड़की की इज्जत बढ़ जाएगी या इसका घर बस जाएगा? पापा, उन लोगों में कुछ तो सुधार होगा। माँ, आप चुपचाप से बेटी के ससुराल जाइए और दामाद जी को मना के यहाँ ले आइए। पापा, पहले बेटी से तो पूछ लो वो क्या चाहती है। माँ, उसके कहने से क्या होगा? वो तो नादान है अभी। उसे क्या पता गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, कितने दुख सहने पड़ते हैं, चुप रहकर कितना कुछ सहना पड़ता है। आप कल ही वहाँ जाइए। माँ की जिद के आगे पापा झुक गए और अगले दिन ही मेरे ससुराल गए। पापा जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले ससुर जी से बात हुई, फिर सास आई मिलने। पापा, क्या बात है समधन जी, बेटी से नाराज़ हैं क्या? दया तंज कसते हुए, हम लोग कौन होते हैं नाराज़ होने वाले? हमारी इज्जत और मान करता ही कौन है? घर छोड़कर तो आपकी बेटी गई है, उसने बताया नहीं? पापा, उसने तो कहा कि आप लोग उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती हैं, कहीं घूमने फिरने पर भी पाबंदी लगा रखी है, मायके भी नहीं जाने देना चाहते। दया, तो उसने आप लोगों के कान पूरी तरह से भर दिए हैं। क्या आपने घर में खाना बनाना, घर के काम करना बुरी बात है?
नई नवेली बहू को क्या इधर उधर घूमने देने की छूट नहीं देना क्या गुनाह है? पापा, तो उसे मायके जाने देने में भी क्या आपकी इज्जत चली जाती? दया, मायके जाने के बात पर थोड़ा चिढ़ती हुई, मैंने रोका नहीं उसे, बस अभी नहीं जाने को कहा था। अभी डिलीवरी में 6 महीने बचे हैं, तो इतनी जल्दी मायके जाकर क्या करती? बदतमीज है आपकी बेटी, बड़ों से बात करना भी नहीं आता और गाली भी देती है। मेरे बेटे को मुझसे बगावत करने को उकसाती है। मेरे बेटे को कहती है क्यों शादी की, अपनी माँ के साथ रह लेते। मेरे खिलाफ ना जाने और क्या क्या उल्टा सीधा पाठ पढ़ा दिया है। घर पे बनोज नहीं थी, इसीलिए पापा की उनसे कोई बात नहीं हो पाई। ये सब सुनकर मेरे पापा की नजरें झुक गई। वो कुछ नहीं बोल पाए, बस हाथ जोड़कर माफी मांग ली और दामाद जी को घर भेजने की विनती करने लगे। दया, ठीक है, सोचूंगी कि आपकी बेटी को लाना है कि नहीं। ये होती है चोरी और उसके ऊपर सीना जोरी। इतना कुछ सुनने के बाद पापा घर आ गए। घर पहुंचने के बाद, माँ आ गया, क्या कहा उन लोगों ने? पापा, क्या कहना है, उन्होंने तो अंजना की ही गलती गिनानी शुरू कर दी और मुझसे सुनकर शर्मिंदगी भी बहुत हुई। जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो और कोई क्या करे। ये सुनते ही मुझे जैसे झटका सा लगा। इतने सालों में मेरे घर वाले जब मुझे ही नहीं समझ पाए तो मैंने कैसे ये सोच लिया कि कुछ महीनों में मुझे ससुराल वाले समझ जाएंगे। हाँ, तो क्या फैसला हुआ? पापा, होना क्या था, मैंने माफी मांग ली और दामाद जी को यहाँ भेजने को कहकर चला आया। माँ, और अगर वो नहीं आए तो? पापा, तो फिर गिरकर हमें बेटी को उनके घर पहुंचाना पड़ेगा। माँ, तो और कितने दिन इंतजार करें? पापा, देखते हैं कुछ एक 15 दिन। अंजना मन ही मन, सबको अपनी इज्जत और मान सम्मान की पड़ी है। मेरा तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा, कोई अरमान, कोई भावना, कोई एहसास, कुछ भी नहीं। सिर्फ मशीन की तरह जीना। इससे तो अच्छा मर ही जाना है। जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आएगी कभी सोचा ना था। मेरी हालत तो बिल्कुल धोबी के गधे वाली हो गई थी, न घर का न घाट का। मायके में माँ बोल समझ जल्दी से जल्दी ससुराल भेजना चाह रही थी और ससुराल से कोई लेने नहीं आ रहा था। मुझे भी अपने ऊपर तरस आ रहा था। क्या इसी दिन के लिए मेरी शादी की गई थी? सारे सपनों को जला दिया गया था और मैंने भी तो परिस्थिति को यूं ही स्वीकार कर लिया था। कोई बगावत नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ माँ बाप की इज्जत की खातिर। और उसका ये सिला मिला मुझे। ऐसे ही दिन उनके इंतजार में बीतते गए। समय के साथ मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया और उनके मुझे ले जाने की ख्वाहिश बढ़ती गई। फिर 3 महीने बाद वो दिन आया जब मुझे उनके दर्शन हुए। अभी डिलीवरी होने में 3 महीने बाकी थे। माँ के बहुत ताना देने के बाद भी अकेले में अपने ससुराल नहीं गई। फिर एक दिन उनका घर पे आना हुआ। मेरे दिल को बड़ी राहत मिली और एहसास हुआ कि उन्हें भी मेरी फिक्र है। बस माँ के कारण मुझे उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। दामाद जी को देखते ही माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। माँ, आइए दामाद जी, बहुत स्वागत है। आपकी राह हम लोग कब से देख रहे हैं। आखिर इंतजार खत्म हुआ। मनोज, वो माँ जी, काम कुछ ज्यादा था कैंटीन में और मुझे बाहर भी खेलने जाना पड़ा, इसीलिए वक्त लग गया। माँ, आप और हम तो एक ही शहर में रहते हैं ना, किसी से खबर भिजवा दिया होता। मनोज सकुचाते हुए, हाँ सोचा तो था हमने यही, पर कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे खबर भेजवा सके। माँ, कोई बात नहीं, लेकिन अंजना से तो मिल लो, उसकी बहुत हालत खराब है। फिर मनोज मेरे कमरे में आए। मैं अपना सिर तकिए में छुपाकर रो रही थी। मनोज मुझे चुप कराते हुए, अब क्यों रो रही हो, मैं तो आ गया ना। मैं कुछ देर रोने के बाद अपने आंसू पोंछते हुई, क्या मेरी यही नियति है, सिर्फ आंसू ही आंसू? मुझसे ऐसी क्या खता हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली? मनोज, गलती तो तुमने की थी, माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें, और घर छोड़कर अकेले भी नहीं आना चाहिए था। मैं, और आपने जो मुझे थप्पड़ मारा उसका क्या? मनोज, तुमने बात ही ऐसी कह दी जिससे किसी को गुस्सा आ जाए। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं घूमने चलती हैं। मैं माँ को बता के नहीं आया हूँ कि यहाँ आ रहा हूँ, कहीं बाहर चलती हैं, वही इत्मीनान से बात करेंगे। मैं थोड़ा खुश होते हुए, ठीक है। अप्रैल का महीना था और थोड़ी गर्मी भी बढ़ी हुई थी, तो दोनों सिनेमा देखने चले गए, उसी हॉल में जिसपे मनोज की कैंटीन थी, ताकि एसी चलने की वजह से गर्मी थोड़ी से थोड़ी राहत मिल सके। ऐसा पहली बार नहीं था कि हम दोनों साथ बाहर आए थे।
लेकिन लगभग 1 साल में ऐसा 2-3 बार ही हुआ होगा। 1-2 बार शायद कुछ सामान खरीदते आए हों, पर सिनेमा देखने पहली बार ही आए थे। मेरे मन में दोनों भाव बारी-बारी से आ रहे थे। खुशी के इसलिए कि कम से कम 1 साल बाद ही सही घर से बाहर घूमने आए तो, और दूसरा गम का कि ना जाने कौन सी बात उन्हें मुझसे करनी थी। मनोज, फिल्म के इंटरवल में, माँ नहीं चाहती कि तुम अभी घर आओ। मैं, मतलब? मनोज, मतलब कि मेरी कैंटीन अभी ठीक नहीं चल रही है और माँ की जिद है कि बच्चे की डिलीवरी तुम्हारे मायके में ही हो, ताकि सारा खर्चा तुम्हारे घर वाले उठाएं। मैं, अंदर ही अंदर गुस्से से, तो ये बात पापा और माँ से करनी थी, मुझे पता कि क्या फायदा। मनोज, मैं चाहता हूँ ये बात तुम उनसे कहो, ताकि हमारे घर की इज्जत बनी रहे। आखिर तुम्हें ही तो अब अपने घर की इज्जत बचानी है। मैं मन ही मन, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मनोज, कुछ कहा तुमने? मैं, जब हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि 4 लोग रह सके, तो इस बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? मनोज, तब तक मैं कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। पापा से कुछ मदद करने को कह सकती हो तो कहो, नहीं तो खुद इंतजाम कर लूंगा। मैं, ठीक है, देखती हूँ। कहने को तो मैंने उनसे कह दिया कि माँ पापा से बात करूंगी, पर समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करूं। उस दिन तो घूम फिर कर हम शाम को घर वापस आ गए और थोड़ी देर बाद वो अपने घर चले गए, पापा से बोलकर कि फिर कभी आता हूँ तो अंजना को लेकर जाऊंगा। 1-2 दिन बाद जब रविवार की छुट्टी में पापा बागबानी कर रहे थे, तो उनका मूड अच्छा देखकर मैंने बात छेड़ी। मैं, जब इतने दिन यहीं रुक गई हूँ तो डिलीवरी तक यहीं रुक जाऊं क्या पापा? वहाँ कोई भी तो नहीं मेरी देखभाल करने वाला, और वैसे भी तो पहला बच्चा मायके में ही होता है ना पापा। क्या पता फिर मुझे रहने का मौका भी मिले या ना मिले। पापा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला, लेकिन अपनी माँ से भी पूछ लो कि वो तुम्हारी सेवा करेगी भी या नहीं। माँ, अनमने मन से, रहेगी यही तो सेवा तो करनी पड़ेगी। छोटी, मैं तो बाबू को किसी की गोदी नहीं लेने दूंगी, मैं ही खेलती रहूंगी। एक मिशन तो पूरा हुआ मेरा आसानी से, मगर जरूरी वाला काम तो अभी बाकी ही था, पापा से पैसे मांगने वाला। उसके लिए मैंने किसी और दिन को चुना उचित समझा, क्योंकि ये बिल्कुल भी मेरे उसूलों के खिलाफ था। पापा वैसे भी बहुत सारा दहेज दे चुके थे, घर की जरूरतें, भाई बहनों की पढ़ाई और ऊपर से मेरी डिलीवरी का खर्चा। मुझ पे ना हिम्मत शेष थी, ना ही इच्छा पापा से पैसे मांगने की, पर पति के भविष्य का सवाल था और पैसे लौटा देने के बाद भी उन्होंने कही थी। एक दिन शाम को जब सबके बीच मेरे ससुराल के लोगों की चर्चा छिड़ी, तो मैंने सही समय समझा अपनी बात रखने का। माँ, तुम्हारी सास खाने में कुछ नहीं बनाती कभी? मैं, नहीं माँ, लेकिन शुरू में जब मुझसे नॉनवेज नहीं बनता था ठीक से तो बनाती थी, अब मैं ही बनाती हूँ। माँ, नॉनवेज रोज बनता है क्या वहाँ? मैं, पहले जब मैं गई थी तो रोज बनता था, अब नहीं बनता। माँ, क्यों? मैं, कुछ पैसे की प्रॉब्लम चल रही है। पापा, कैसी प्रॉब्लम? मैं, वो कह रहे थे कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं। पापा, क्यों, कैंटीन नहीं चल रही क्या? मैं, वो सिनेमा हॉल ही नहीं चल रहा और अब शायद बंद भी हो जाए। वो कह रहे थे कुछ लोगों से पैसे उधार लेंगे। पापा, कितने पैसे चाहिए? मैं, यही कोई 20-30 हजार। आज से 30 साल पहले 20-30 हजार मतलब लाख रुपए थी। पापा, उतना तो मैं नहीं दे सकता, पर 5 हजार दे सकता हूँ, कहना ले ले मुझसे। मैं, पर पापा, आपको भी तो पैसों की दिक्कत है। पापा, कोई नहीं, जब हो जाए तो लौटा देना कहना। मैं, थैंक यू पापा, आपने बिना मांगे ही इतना कुछ दे दिया। कुछ दिन बाद जब मनोज घर आए तो उन्हें पापा ने पैसे भी दिए और मेरी डिलीवरी मायके में ही कराने की बात भी कही, जिसे सुनकर मनोज बहुत खुश हुए और हर 10-15 दिन पर घर आकर मेरी तबीयत पानी पूछने का वादा भी किया। कुछ दिन तो उन्होंने अपना वादा निभाया भी, पर अंतिम 1 महीने घर नहीं आए। डिलीवरी का दिन आ गया, मुझे लेबर पेन शुरू हो गया तो माँ पापा ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। करीब 30 घंटे बाद मैंने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। घर में सब लोग बहुत ही खुश थे। पापा मेरे ससुराल ये खुशखबरी सुनाने चले गए।
वहां जब उन्होंने मेरे सास ससुर को ये खुशखबरी सुनाई तो सभी ऊपर से तो खुशी जाहिर करने लगे, मगर अंदर से बहुत चिंतित दिख रहे थे। पापा, क्या बात है समधन जी, आप लोग कुछ परेशान दिख रहे हैं। दया, क्या कहें आपसे, बेटे का कैंटीन बिक गया है और फाइनेंसर ने इसे कुछ पैसे भी नहीं दिए। ऊपर से इसने जो बिजनेस शुरू किया था वो भी नहीं चला। मेरे पापा के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, तो अब क्या करेंगे। मनोज, सोच रहा हूँ कोई छोटी सी दुकान कर लूं। पापा, चूंकि पहले ही उन्होंने अपनी सेविंग्स दामाद जी को दे दी थी और अब बेटी का खर्चा भी उठाना था, इसीलिए मेरे पास तो कुछ पैसे रखे थे, वो अंजना की डिलीवरी में ही खर्च हो गए। अब कुछ देने को तो है नहीं। मनोज, आपसे हमने पैसे तो नहीं मांगे, मैं बाजार से कुछ पैसे उधार लेने की सोच रहा हूँ। पापा, जैसा आप ठीक समझे। वैसे अंजना को कब लेने आ रहे हैं। दया, अभी तो उसे सेवा की जरूरत पड़ेगी ना, तो वहीं रखना सही रहेगा। और वैसे भी जब तक शुभ दिन नहीं निकलता कैसे यहाँ से वहाँ आएगी। पापा, तो आप लोग पोते को नहीं देखेंगे। दया और मनोज एक साथ, हम लोग अस्पताल में ही चलकर देख लेते हैं। वो वहाँ कब तक रहेगी। पापा, कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगी। मनोज, तो आज शाम में हम सब मिलने आते हैं। पापा, ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। शाम को सास और वो हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आए। दया, बेटे को गोद में लेते हुए, अरे कितना प्यारा बेटा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। मनोज, नहीं माँ, ये तो अपनी दादी जैसा ही सुंदर है। माँ, इसकी नाक लेकिन बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। सभी हंसी मजाक करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसे ही परिवार की कल्पना तो मैंने भी की थी। 1-2 घंटे रुकने के बाद दोनों अपने घर पर चले गए। अगली सुबह डिस्चार्ज होकर मैं फिर से मायके में आ गई। ना जाने और कितने इंतजार भरे दिनों को काटने और फिर से ससुराल में हंसी खुशी की चाहत आंखों में लिए शादी के बाद मैंने अपने आप को पूरे ध्यान के साथ तन मन से ससुराल के लिए समर्पित कर दिया था। और अब तो जोड़ने वाला लाडला बेटा भी आ गया था। माँ बनने की खुशी सच में वो अनुभूति है जो सिर्फ एक माँ ही अनुभव कर सकती है। वो अपने शारीरिक अंश से जुड़ाव, वो अपनत्व, कोमलता का भाव, सारी दुनिया के दुखों से उसे बचाकर रखने की मनोवृत्ति, वो ही तो सच में माता पिता के रिश्ते में प्यार का संचार करता है, उसे और प्रगाढ़ता प्रदान करता है, रिश्तों में गर्माहट का भाव पैदा करता है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास था कि उसके आने के बाद हम सभी के रिश्ते अच्छे होंगे और सब ठीक हो जाएगा। आखिर था तो उन्हीं का खून, उनके घर का चिराग। खैर, घर पे सब बड़ी बेसब्री से मेरे और सोनू, मेरे बेटे का पुकारू नाम के घर आने का इंतजार कर रहे थे। माँ ने ही बेटे का नाम सोनू रख दिया था। सबसे ज्यादा मेरी छोटी बहन उतावली थी। उसे छोटे बच्चों का बहुत शौक था, खेलाने का। जैसे ही सोनू को देखा गोदी में ले लिया। सारा दिन उसे गोद में लिए रहती, बोतल से दूध पिलाना, घुमाना, सुलाना सब करती। बस पॉटी से घिनाती थी तो मुझे बुलाती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीते। 2-3 महीने बाद एक दिन मनोज आए, साथ में कुछ खिलौने और मिठाइयाँ थी। वो जब भी आते तो पेस्ट्री जरूर लाते थे। छोटी को बहुत पसंद था ना, इसीलिए। उनका सबसे अच्छा व्यवहार ही था। किसी से ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की। सिर्फ प्रॉब्लम थी, माँ जैसा कहती वैसा ही करती। एरोगेंट के साथ साथ स्टाइलिश भी थे। दिखावे में ज्यादा विश्वास करते। अंदर से आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, ऊपर से कभी नहीं दिखाते कि इकोनॉमिकली वीक हैं। आउट शो कुछ ज्यादा ही था। मेहनती तो थे पर सही दिशा में उसका उपयोग नहीं करते। फेंकना तो इतना कि हर कोई लपेटे में आ जाए। इतने दिनों में इतना तो उनके बारे में समझ आ ही गया था। घर आते ही सबसे पहले बच्चे के बारे में पूछा। माँ, अपने कमरे में सो रहा है अंजना के साथ। तो फिर वो मेरे कमरे में आए। मैं, इतने दिनों बाद फुर्सत मिली आपको। मनोज प्यार से, अरे अब मैं बाप बन गया हूँ, एक और जिम्मेदारी आ गई है सिर पर, तो काम ज्यादा करूंगा तभी तो सबकी देखभाल कर सकूंगा ना। मैं, इतना काम भी क्या करना कि परिवार ही छूट जाए। मनोज, बस थोड़े दिनों की बात है, बिजनेस सेटल हो जाए तो फिर परिवार को ही तो देखना है। मैं, अच्छा छोड़िए वो सब, ये बताइए कोई शुभ मुहूर्त बना। हम दोनों को अपने घर जाना है, बाबू ने अभी अपना घर नहीं देखा। मनोज, अभी तक तो कोई अच्छा मुहूर्त नहीं बना, अगर तुम्हारे घर वाले किसी पंडित जी से पूछे तो बताओ। मैं माँ से बोल रही थी, अगर कोई शुभ दिन नहीं बनता तो विजयदशमी को शुभ दिन होता है कहीं आने जाने के लिए। मनोज, ठीक है फिर माँ से पूछ करके ले चलूंगा। मैं, फिर माँ, क्या हम दोनों के बीच में से ये माँ नहीं निकल सकती क्या। मनोज गुस्से से,
क्या तुम अपने बच्चे को अपने से अलग कर सकती हो? मैं बिल्कुल चुप सी हो गई ये सुनकर, और आगे बोलती भी क्या सकती थी। 2-3 घंटे रहने के बाद वो सबसे मिलकर अपने घर चले गए, एक उम्मीद की किरण छोड़कर कि विजयदशमी को अपने घर जा पाऊंगी। आखिर विजयदशमी का दिन भी आ गया था। एक दिन पहले से ही मैंने सारी तैयारी कर ली थी। अपने कपड़े, बेटे के कपड़े, खिलौने, माँ की दी हुई चीजें और ठेकुआ निमकी भी जो माँ ने बनाई थी। ससुराल में संदेश ले जाने को पैक कर लिया था। उन दिनों हमारे घर का रिवाज हुआ करता था, जब बेटी विदा होती तो संदेश के रूप में ठेकुआ और निमकी बनता था। चूंकि पर्व का दिन था तो सब लोग सुबह में ही स्नान करके नए कपड़े पहनकर तैयार थे। पुआ पूड़ी और पकवान बन चुके थे। करीब 12 बजे दोपहर को मनोज घर आए। इस बार मुझे लगा कि सच में वो हम लोगों से प्यार करती हैं। घर आते ही माँ पापा को प्रणाम किया। माँ, दामाद जी आने में देर लगा दी बहुत। मनोज, वो माँ, घर पे पकवान बना रही थी तो देर हो गई। पापा, कोई बात नहीं, ज्यादा देर भी नहीं हुई है। माँ से, खाना वाना खिलाओ दामाद जी और अंजना से कहो तैयार हो जाए। मनोज, पापा जी, मैं कह रहा था कि अंजना अगर यही कुछ और दिन रहती तो कोई दिक्कत थी क्या? पास वाले कमरे में ही मैं उनकी बातें सुन रही थी। उनकी ये बात सुनने के बाद मैं तुरंत उनके पास आई। मैं गुस्से में, क्या मेरे पापा ने अपने घर में रखने के लिए ही मेरी शादी की थी? मनोज, मैं हमेशा के लिए तो यहाँ रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं, तो अभी ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? मनोज, अभी मेरी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं, थोड़ा बिजनेस चलने लग जाता तो चलते अपने घर। मैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो मैं कोई नौकरी कर लूं। मनोज, तुम नौकरी करोगे तो घर कौन संभालेगा? पापा, हमने बेटी को ग्रेजुएशन पार्ट 2 तक तो पढ़ा दिया था और पार्ट 3 का फॉर्म भी भरा दिया था। अगर आपने परीक्षा देने दी होती तो बेटी मेरी ग्रेजुएट होती और अच्छी नौकरी भी मिल जाती। मनोज, जब हमें नौकरी करवानी ही नहीं तो आगे पढ़ाने देने से क्या फायदा? कुछ भी हो, आज तो मैं अपने घर जरूर ही जाऊंगी। मनोज, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो चलो, मगर मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना। उस दिन तो जिद करके मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल आ गई, मगर वो कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। कुछ दिन तो सास अपने पोते के साथ घुल मिल गई और मेरे साथ भी उनका व्यवहार कुछ अच्छा रहा। जैसे जैसे उनका बिजनेस घाटे में जाता गया, उन लोगों का रवैया मेरे प्रति रूखा होता गया। उन्होंने बाजार से पैसे उधार देना शुरू कर दिया। एक के बाद एक नए नए बिजनेस बदलना भी जारी रखा, मगर किसी भी बिजनेस में सफलता नहीं मिली। शुरू के 2-3 साल ऐसे ही बीते। अपने उधार वाली बात घर में कब से छुपा कर रखी थी। घर में तो ऐसे व्यवहार करते जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो। इधर सास भी मुझ पे कहर ही बरपा रही थी। इस बीच मायके का माहौल काफी बदल चुका था। पापा रिटायर हो चुके थे, गवर्नमेंट क्वार्टर छोड़कर दूर के शहर में अपने मकान में शिफ्ट हो गए थे। भाई की शादी भी हो गई। इसी बीच एक और शॉकिंग न्यूज़ मिली। जिंदगी में पहले से ही उथल पुथल थी और उस पर मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। ये खबर मेरे लिए शॉकिंग ही थी। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था। शरीर पहले से ही कमजोर हो चुका था, ऊपर से घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी। सास के ताने वो अलग ही टेंशन देने के लिए पर्याप्त थे। उनके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। इतना कुछ होने के बाद भी दूसरा बच्चा लाना चाहते थे। सारी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए गजब का हौसला दिखाया, मगर सिर्फ दिखावे और बोलने के लिए। कमाई इतनी भी नहीं कि 2 आदमी की जरूरतें पूरी कर सके और दूसरे बच्चे के लिए तैयार थे। कर्ज लेकर तो कोई भी घर चला ले, पर मुश्किल तब आती है जब कर्ज चुकाना मुमकिन लगने लगे। कर्ज लेने की बात उन्होंने घर में सबसे छुपा रखी थी, तो सबने सोचा कि बिजनेस ठीक चल रहा होगा तो दूसरे बच्चे के लिए तैयार होंगे, तो मैंने भी ज्यादा विरोध नहीं किया। पर सास के जुल्म कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। रोज रोज घर में टेंशन, कभी गुस्से में खाती तो कभी भूखे ही सो जाती। मेरी सेहत और खराब हो गई। किसी तरह मुश्किल से 9 महीने काटे। फिर दूसरे बेटे अभी का जन्म हुआ। पौष्टिक खाना नहीं खाने की वजह से बेटे की सेहत भी ठीक नहीं थी। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी, मगर दोनों बच्चों को देखती ना तो सिर्फ अपने ऊपर ग्लानि होती, बल्कि उनके भविष्य के साथ नाइंसाफी करने का पाप अपने सिर पर महसूस करती। कई बार तो ख्याल आया कि आत्महत्या कर लूं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब 2 बच्चों की देखभाल का जिम्मा मुझ पर ही था।
कैसे उनको अकेला लापरवाहों के पास छोड़ती। लेकिन मेरी सास ने मेरा उस घर में रहना मुश्किल कर दिया था। सिर्फ हाथ उठाना ही बाकी रहा, वरना सारे सितम मुझ पर ढा चुकी थी। माँ बाप से पैसे मंगवाने की दबाव बनाती रहती, हर बात पर ताने देती, बच्चों के सामने जलील करती, जेठानी से भी तू मैं करवाती, दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी करती। संक्षेप में कहूँ तो जीना ही मुश्किल कर दिया था। आखिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि उनसे इस बारे में बात करूंगी। आखिर कब तक मैं आपकी माँ के ताने को सुनती रहूं? अब तो हद हो गई। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन पर बुरा असर पड़ रहा है। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? मनोज, तो क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ हम अपना अलग से घर ले ले, रेंट पर। मनोज, ये क्या कह रही हो? ऐसा सोचना भी नहीं। मैं माँ को अकेले नहीं छोड़ सकता। अकेले कहाँ, अब तो मंझली बहू भी है उनके साथ। सेवा तो वो भी कर सकती है, उनकी जिम्मेदारी भी तो है वो। सिर्फ आप ही तो अकेले बेटे नहीं हैं, बाकी दो बेटे और भी तो हैं, दो बहुएं भी हैं। क्या सिर्फ हमने ही उनकी सेवा का ठेका उठा रखा है? मनोज गुस्से में, ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम उनके बारे में? क्या हमें अपनी गृहस्थी की फिक्र नहीं करनी चाहिए? इसमें बुराई क्या है? मनोज, ये नहीं हो सकता। आज के श्रवण कुमार तो आप ही हैं। मनोज, तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, मैं अलग घर में नहीं रहूंगा। ये मेरा अंतिम फैसला है। मैं गुस्से में, सोच लीजिए एक बार फिर। मनोज, सोच लिया, तुम्हें जो करना है कर लो। उस दिन तो मैं रोते रोते सो गई, पर अगले दिन जब मनोज घर आए तो मैं उन्हें कहीं नहीं मिली। मनोज अपनी माँ से, क्या आपने अंजना को देखा? दया, नहीं, दोपहर से ही गायब है महारानी। मनोज दोनों बच्चों से पूछता है, क्या मम्मी को देखा तुमने? बच्चे, नहीं पापा, जब हम स्कूल से आए तो मम्मी घर पे नहीं थी। मैं मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई थी। मेरा उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए घर छोड़कर बाहर निकल गई। क्या करना है और कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उस घर में नहीं रहना था। मायके नहीं जा सकती थी क्योंकि उन पर पहले से जिम्मेदारियों का बोझ था और एक मैं बोझ नहीं बन सकती थी। पाँव स्टेशन की तरफ चलने लगी। पास में इतने ही पैसे थे कि कुछ किलोमीटर की दूरी तय कर सकूं। आखिर मन में विचार आया कि क्यों ना बड़ी बहन के यहाँ चली जाऊं कुछ दिनों के लिए। मेरी परेशानी को समझकर वो लोग कोई उपाय बताएं, लेकिन उनका पता तो मालूम नहीं था। बस ये जानती थी कि उनका घर बराबर पहाड़ के ठीक पास है। गांव का नाम भी पता था, तो फिर क्या था। चलती एक अनजान सफर पर, पहले स्टेशन, फिर शहर, फिर गांव और फिर अंत में घर। ढूंढते ढूंढते आखिर बहन के घर पहुंच ही गई। मुझे देखते ही सभी के चेहरे पर आश्चर्य के साथ खुशी का भाव भी तैर रहा था। मुझ पर तो जैसे सवालों की बारिश शुरू हो गई। जीजा जी, अरे आप यहाँ, न कोई चिट्ठी न तार, और मनोज जी कहाँ हैं? दीदी, अंजना सब ठीक तो है ना? अकेले आई हो? बच्चे कहाँ हैं? मैं आंखों में आंसू भरे हुए, क्या अपना हाल बताऊं दीदी। जीने की इच्छा नहीं रही, खुदकुशी करने की भी सोची मगर हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। इससे पहले तो आप लोगों को बताई थी ना सास और पति के व्यवहार के बारे में। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहां रहना मुश्किल हो गया। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ? पता नहीं मेरा यह फैसला गलत है या सही, लेकिन उन्हें भी तो पता चले कि दो बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है और मेरे बिना जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। मैं ही तो उनके दुखों का कारण हूँ, तो मेरे बिना खुश तो रहेंगे सब। दीदी, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, काफी कमजोर हो गई हो। कुछ दिन यहाँ रहो शांति से, लेकिन तुम्हें बता के आना चाहिए था। कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढते फिरेंगे सब। जीजा जी, हाँ, तुम्हें बता के आना चाहिए था। जब मैं बता ही देती तो क्या आने देते मुझे। वो सास ने बेटे की दूसरी शादी कराने की धमकी दी थी, इसीलिए मैं अचानक से चली आई कि करवा दे अपने बेटे की दूसरी शादी। दीदी, और अगर मनोज जी ने सच में दूसरी शादी कर ली तो? अगर उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा भी प्यार होगा तो ऐसा नहीं करेंगे, और अगर प्यार ही नहीं तो क्या फायदा फिर से उनकी लाइफ में जाने का। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी। जीजा जी, और बच्चों का क्या होगा? जब जॉब लग जाएगी तो बच्चों को भी अपने साथ ले आऊंगी। दीदी, लेकिन गांव में काम कहाँ मिलेगा? कुछ दिन तो मैंने सिलाई का काम सीखा था ना, शादी से पहले, वही करूंगी। दीदी, अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन अभी तुम कुछ दिन यहाँ आराम से रहो, अपनी सेहत और मन दोनों ठीक करो। बाद की बाद में सोचेंगे क्या करना है। कुछ महीने यूं ही निकल गए। इधर वो हर तरफ मुझे ढूंढ रहे थे। मायके में ढूंढा, सभी रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखी, दीदी के यहाँ भी चिट्ठी आई। दीदी, लिख दूं अंजना कि तुम यहाँ हो? आपकी मर्जी दीदी।
दीदी ने चिट्ठी का जवाब दे दिया। जवाब भेजने के कुछ महीनों तक कोई खबर नहीं आई। फिर शायद रिश्तेदारों और बच्चों के कहने पर एक दिन वो मुझे लेने आए। उन पर भी काफी दबाव था, घर का, बच्चों का, मेरे मायके का। तभी तो शायद वो आए। उनके घर आने पर दीदी और जीजा जी ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, उन्हें समझाया भी। दीदी, देखिए मनोज जी, आपको तो अपनी फैमिली देखनी है ना। पहले तो सिर्फ आप दोनों ही थे, अब तो बच्चों की जिम्मेदारी है। अंजना को नौकरी करने दीजिए। अंजना पढ़ी लिखी है, परिवार का बोझ कुछ तो कम होगा। अलग घर ले लीजिए, कम से कम बच्चों के भविष्य का तो सोचिए। जीजा जी, ये भी तो सोचिए कि अंजना कुछ गलत कदम उठा लेती तो बच्चों का क्या होता। वैसे भी गृहस्थी को दोनों मिलकर चलाएं तो ही अच्छे से चलती है। मनोज, पर मैं माँ को कैसे छोड़ दूं? दीदी, उन्हें छोड़ने को कौन कह रहा है? बस घर से थोड़ी दूर पर एक अलग घर ले लीजिए और दोनों को देखिए। मनोज, अलग घर का खर्च भी तो ज्यादा हो जाएगा। मैं भी नौकरी कर लूंगी। मनोज, फिर बच्चों को कौन देखेगा? मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं। थोड़ा थोड़ा दोनों एडजस्ट कर लेंगी। मनोज, मैं ज्यादा से ज्यादा अलग घर ले सकता हूँ, तुम्हें नौकरी करने की इजाजत नहीं दे सकता। बहुत समझाने के बाद भी वो मेरी नौकरी की बात पर नहीं माने, लेकिन अलग घर में रहने की बात ने मेरा आधे से ज्यादा दुख कम कर दिया था। लेकिन मुझे क्या पता था, ये भी उनकी लुभावनी बातों का ही हिस्सा थी, मुझे मनाने के लिए और मुझे ले जाने के लिए। दीदी के घर से हम दोनों अलग अगले दिन ही विदा होकर अपने घर चले गए। इधर पापा भी मुझे यहाँ वहाँ ढूंढते हुए मेरे ससुराल के बार बार चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं घर आ रही हूँ, वो मेरे ससुराल गए। ससुराल पहुँचने के बाद सभी मुझे वहीं मिले। सबसे पहले तो मैं बच्चों के गले लगकर बहुत रोई, फिर सबको प्रणाम करके माफी भी मांगी, लेकिन इसका सास पर कोई असर नहीं हुआ। दया, इसके लक्षण मुझे तो पहले से ही ठीक नहीं लगते थे, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। इसे सर पे चढ़ाने का ये नतीजा है कि आज ये हम सबकी नाक कटवा कर आई है। सिद्धेश्वर ससुर जी बिल्कुल शांत बैठे थे, वैसे भी कम ही बोलते थे। पापा, मेरी बेटी ने जो किया वो गलत है, पर क्या आप लोगों ने सोचा कि ऐसा करने पर किसने इसे मजबूर किया? क्या कोई माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जा सकती है बिना कोई कारण के? दया, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बदमाश हैं, सारी गलती हमारी है और आपकी बेटी बिल्कुल सती सावित्री है? पापा, मेरी बेटी ने आप लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी पढ़ाई लिखाई, करियर, खेल कूद सब कुछ छोड़ दिया और इस चार दीवारी में कैद हो गई आप लोग की सेवा के लिए। आप लोगों ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया, पर उसे क्या मिला? प्रताड़ना। वो लड़की जो कल हंसमुख, तेज तर्रार और बुद्धिमान थी, आज मानसिक रूप से बीमार हो गई है। इसे डॉक्टर की जरूरत पड़ गई है सिर्फ आप लोग की वजह से। मनोज जी, आप इसे अपना अलग घर लेकर दीजिए, यहाँ इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। धमकी भरे लहजे में, नहीं तो मैं समाज के सामने आप लोगों की असलियत जाहिर कर बहिष्कृत करवा दूंगा। दया, और हमारा क्या होगा? हमारी सेवा कौन करेगा? पापा, आपको अपनी सेवा करवानी होती तो मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। मनोज, अलग घर का खर्च कौन वहन करेगा फिर? पापा, आप कीजिएगा और कौन? थोड़ी बहुत कमी कभी जरूरत पड़ेगी, मैं हेल्प कर दूंगा। मनोज, ठीक है, मैं देखता हूँ। पापा, देखना नहीं अब करना है। इतना कहकर पापा वहां से चले गए। उसके बाद मेरे प्रति उनका व्यवहार और भी रूखा हो गया। एक दो महीने बाद उन्होंने एक रूम का घर लेकर मुझे और बच्चों को उसमें शिफ्ट कर दिया। मैं आ तो गई अलग घर में रहने को, मगर पति के प्यार के लिए सारी उम्र तरसते रहने की लकीर हाथों में खिंचवा ली। वो सिर्फ हम लोग के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाए जा रहे थे। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। मैंने अपने आप को अपनी गृहस्थी में व्यस्त कर लिया। बच्चों और उनकी देखभाल, पढ़ाई, घर के काम, इन्हीं सब में समय बीतता गया। इतने में पता चला कि ससुर जी बहुत बीमार चल रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए हम सब ससुराल आ गए और एक दिन अचानक से ही गिर जाने के कारण उनका देहांत हो गया। ससुर जी दिल के भी मरीज थे और पेसमेकर लगा हुआ था, शायद हार्ट अटैक आया था। अंतिम कुछ दिनों में मैंने उनकी देखभाल तो की, पर ज्यादा दिन बचा नहीं पाए। ससुर जी के गुजर जाने के बाद तो जैसे उन्हें सुनहरा मौका मिल गया मुझे अकेली सास की देखभाल का हवाला देकर वहीं रुक जाने का। और इतने दिनों में सास के बर्ताव के कारण जेठानी भी उनसे कन्नी काट चुकी थी। सभी लोग के पास तो मेरी तरह सहन शक्ति नहीं होती ना। फिर क्या था, मेरे ना चाहते हुए भी उन्होंने मुझे ससुराल में जाने नहीं दिया।
बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण तथा अलग घर के खर्च को वहन करने के लिए उन्होंने कर्ज भी ले रखे थे, जिसकी खबर किसी को नहीं थी और इसीलिए वो हम लोग को एक जगह रखना चाह रहे थे। और इस तरह मैं फिर उसी नरक में आ गई। कुछ ही दिनों में मानसिक तनाव के कारण मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि डिप्रेशन में चली गई और मेडिकेशन की जरूरत पड़ गई। फिर भी अपनी सेहत की चिंता ना करते हुए भी घर और परिवार की सेवा में लगी रही। फिर एक दिन से अचानक यह राज आखिर खुल ही गया। वो राज जिसने पूरे घर को हिला कर रख दिया। पति के सभी बिजनेस ठप हो गए तो उन्होंने कई लोगों से कर्ज ले रखा था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन एक दिन सभी कर्जदार घर पर आ धमके तकादा करने के लिए, और इस तरह से ये बात न सिर्फ हम लोग को पता चली बल्कि पड़ोस में भी फैल गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। किसी तरह से हम लोगों ने उनसे 1-2 महीने का समय मांगा और सगे संबंधियों से मदद लेकर कुछ कर्ज कम किया। लेकिन इससे परिवार की मुसीबतें कम नहीं हुई। बड़ा बेटा जो 12वीं में पढ़ रहा था, पढ़ाई का खर्च भी जुटाना मुश्किल हो गया। छोटा बेटा तो पढ़ाई पे कम ही ध्यान देता था, क्योंकि उसके पिता ने ही उसे क्रिकेट की तरफ मोड़ दिया था और क्रिकेटर बनाने का फैसला लिया था। गांव की जमीन भी बेची जानी शुरू हो गई और हमारे पास कहने को अपना कुछ भी नहीं बचा। इतना कुछ होने के बाद भी उन लोगों का अहंकार नहीं गया। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता, ठीक वैसे ही खुद की गृहस्थी तो चलाई नहीं जाती और मुझे काम करने की इजाजत भी नहीं देते। किसी तरह एक प्राइवेट नौकरी उन्हें मिली जिसके भरोसे घर चल पा रहा था। गरीबी में भी फुटानी नहीं जाती थी, बस पेट भर खाना और स्टाइल दिखाना। ना बच्चों के भविष्य की चिंता, ना ही अपने भविष्य की। आखिर कब तक घर का खर्च छुटा पाते। बड़े बेटे को भी काम करना शुरू करना पड़ा। शुरुआत में प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट कॉलेज और फिर कई छोटे मोटे काम, जिससे उसका अपना खर्च तो निकल जाता और कुछ घर में भी मदद हो जाती। बीते कुछ सालों में मैं बीमार और फिर और बीमार होती गई। अपने शरीर की चिंता किए बिना सबका ख्याल रखना, सबकी जरूरतों को पूरा करना, मेरी मानसिक बीमारी इतनी बढ़ गई कि दवा का डोज दिनों दिन बढ़ता ही चला गया। मेरे परिवार में सभी स्वार्थी निकले सिवाय मेरे। सभी ने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी। सास जो अपनी सेवा के लिए अपने बेटे और बहू को कभी शांति से रहने नहीं दिया और अपनी मर्जी से जिंदगी को जिया। पति जो मुझसे ज्यादा अपनी माँ के लिए बने हैं और आज के श्रवण कुमार हैं। भले ही उनकी पत्नी तिल तिल कर मरे, उनका अपनी पत्नी के लिए कोई कर्तव्य नहीं। शायद मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। बड़ा बेटा जो अपनी लाइफ में खुश है, अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली और मेरे दायित्व से विमुक्त हो गया। मैं सिर्फ उसके लिए उसकी जरूरतों को पूरा करने का एक माध्यम थी। छोटा बेटा जिसके लिए भी मैं अब एक बोझ ही थी। मेरी इस मानसिक बीमारी को सबने पागल शब्द के विशेषण से संबोधित किया और आज मैं पागल खाने में भर्ती हूँ। मेरे अपनों ने ही मुझे यहाँ भर्ती कराया है। उस पल को कोसती हूँ जब मैंने माधव को ना कहा और अपने ही हाथों से अपनी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। काश कि मैं भी औरों की तरह स्वार्थी होती तो मेरा आज ये हश्र ना हुआ होता। आज मेरे साथ सिर्फ उस खूबसूरत पल की यादें हैं जिनके सहारे मैं बाकी की जिंदगी काट सकती हूँ, और किसी रिश्ते से ना कोई उम्मीद है, ना उनके साथ रहने की ख्वाहिश।